सबको बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। और मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं जानती हूँ मैं देर कर गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आपको ज़्यादा देर के लिए मैं बिठाकर नहीं रखूँगी धूप में। कुछ जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो मैं ज़रूर करूँगी। देखिए, टिकाऊ है कि नहीं? आपके विधायक टिकाऊ नहीं थे। आपने देखा, आपने जो पिछली बार अपना वोट दिया कांग्रेस पार्टी को ही दिया। हमने उनको खड़ा किया था प्रत्याशी बनाकर, लेकिन इस माइक की तरह टिकाऊ नहीं थे। दल बदल दी, विश्वासघात कर दिया, आपके साथ ही विश्वासघात किया। सबसे बड़ा विश्वासघात तो आपके साथ किया कि 5 सालों में विकास नहीं किया। अभी मैं गाड़ी में आ रही थी, किशोरी भैया मुझे बता रहे थे कि पूरी योजना चल रही है उनके लोगों की, कि कुछ मतलब लालच बांटने की जनता में, कि महिलाओं के लिए पायल बांटे जा रहे हैं, चूड़ियां बांटी जा रही हैं। ले लीजिए अगर लेनी है तो, लेकिन वोट दिमाग से लगाइए। वोट पूरे विवेक से, पूरे अनुभव से लगाइए, ठीक है? किसी की लालच में मत आइए, क्योंकि आप अगर इस बार फिर से गलती अगर हो जाए और ये फिर से विधायक बन जाए तो वही होगा जो 5 सालों में हुआ है, कि जहां जहां जमीन के कब्जे के मामले हैं सब उन्हीं के परिवार के नाम आ रहे हैं, उसमें सबको प्रताड़ित करके रखा है। और ये आप नहीं चाहते, और मैं समझती हूँ कि हमारी भी गलती रही कि उनको प्रत्याशी बनाया, और इस तरह की गलती हमसे भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, आपके साथ भी विश्वासघात हुआ, हमारे साथ भी विश्वासघात हुआ। देखिए, अब जो जरूरी बात मैं करना चाह रही थी कि देखिए, चुनाव आ गया है। अब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद सब यहाँ आके प्रचार कर रहे हैं। आपको, आप जनता है, आप में बहुत विवेक है। आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में आपकी परिस्थिति क्या रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बगल वाले अमेठी को आपने देखा। अब जो बुजुर्ग हैं यहाँ वो जानते होंगे, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और जब मेरे पिताजी सांसद थे और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो अमेठी का विकास इस तेजी से हुआ कि पूरा देश देखता था कि अमेठी वाले देखो इनके यहाँ कितना विकास हुआ। तमाम फैक्ट्रियां आई, वहाँ सड़कें बनी, सब विकास हुआ। क्यों? क्योंकि वहां भी हमारी सरकार थी, प्रदेश में भी हमारी सरकार थी, पिताजी प्रधानमंत्री थे, ठीक है? अब यहाँ क्या है, भाजपा की प्रदेश सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार है, और विकास कुछ नहीं हुआ। जहां जहां जाती हूँ पूरे प्रदेश में, पहले तो मैं सिर्फ रायबरेली अमेठी की प्रभारी थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हूँ। जो सीखा है आपसे सीखा है, ये मेरे साथी खड़े हैं। जहां जहां मैं जाती हूँ क्या पता चलता है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, कोई संभाल ही नहीं पा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम इतना बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, सरसों का तेल 200 रुपए की मिल रही है, सब्जी सब कुछ महंगा हो गया। फिर किसानों की कितनी समस्याएं हैं। मैं ललितपुर तक गई, वहां पे इतनी बड़ी समस्या है खाद वितरण की कि खाद की लाइन में खड़े खड़े किसानों की मृत्यु हो रही है। मैं उनके परिवार में गई, उनके परिवार वालों से बात की, मैंने कहा लेकिन 2-3 दिनों से लाइन में खड़े थे, कुछ खाया पिया नहीं। कहे नहीं, बहुत दिनों बाद बारिश आई थी, सोचा कि फसल उग जाएगी, जल्दी से जाके खाद लेते हैं, अगर लाइन से हट जाए तो हो सकता है मिलेगी नहीं। तो लाइन से नहीं हटे, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो ना आपको खाद मिल रहा है समय पे, खाद के जो सरकारी वितरण है तकरीबन सारे केंद्र हैं वो तकरीबन सारे बंद हैं, और जो प्राइवेट वाले खुले हैं। किसान के कानून ला रहे थे ये लोग, उनको काले कानून क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि वो जो कानून थे उनके जरिए जो मेहनत किसान करता, आपकी मेहनत, आपकी
सारी दिन रात आप मेहनत करें, आपकी कमाई, लेकिन आपको नहीं मिलने वाली थी, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाली थी। इसीलिए किसानों ने उन कानूनों का विरोध किया। अब आप देखिए, पूरी रात आपको जाग के रहना पड़ता है क्योंकि आवारा पशु आपके खेत चल रहा है। इतनी बड़ी समस्या हो गई है। मैं पिछले चुनाव में 19 में आई थी यहाँ, मुझे याद है सबने मुझे बताया कि सबसे बड़ी समस्या दीदी यही है, छुट्टा जानवर। और दिन रात हम खेती में बैठते हैं और छुट्टे जानवर से खेत को बचाने की कोशिश करते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। 4 साल बीत गए हैं, 3 साल बीत गए हैं, अभी भी कोई सुनवाई नहीं है और वो समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो आपको ना फसल का दाम मिल रहा है, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का नहीं मिलता, वहां गन्ने का नहीं मिलता पश्चिम यूपी में, तो ना आपको दाम मिल रहा है सही अपने फसल का, ना आपको खाद मिल रही है, ना आपको सरकार किसी तरह से समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो छोटे दुकानदार हैं, ठेले कुमचे वाले हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, जैसे मुझे दिख रहा है वहां पे कितनी सारी हैं दुकानें, आपकी क्या परिस्थिति है? पहले आप पे जीएसटी डाला, नोटबंदी की, लॉकडाउन आया, कोई मतलब समस्याएं ही समस्या, लेकिन कोई समर्थन नहीं, किसी ने मदद नहीं की। ऐसे दुकानदार, ऐसे जो छोटे बिजनेस है, वो तो सब बंद होने के कगार पे हैं। तो परिस्थितियां ये है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है, तमाम परीक्षाएं होती है, नियुक्तियां नहीं होती, परीक्षा रद्द हो जाती है, परीक्षा दे दी, उसके बाद कोई नया रूल निकल जाता है कि अरे भैया 50 का कट ऑफ नहीं था, वो 55 का हो गया है, फिर से दे दो। और तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हैं। सरकार में 12 लाख खाली पद पड़े हैं 5 सालों से। योगी जी कहते हैं कि रोजगार देंगे, कब देंगे? 5 सालों में तो दिए नहीं। जो परीक्षाएं दे रहा है वो बैठा है, वो इंतजार कर रहा है, पद खाली पड़े हैं, रोजगार आप बना नहीं रहे, रोजगार घट रहे हैं उल्टा देश में। सारी नीतियां किस लिए बन रही है? अमीरों के लिए। प्रधानमंत्री जी के 2-3 बड़े उद्योगपति मित्र हैं। अगर आप पिछले 5 सालों में 7 सालों में देखें कि क्या हुआ है, तकरीबन जितने भी रोजगार बनाने वाली जो संस्थाएं थी, जैसे BHEL, बड़े बड़े PSU थे जहां से रोजगार मिलते थे, रेलवेज वगैरह, तकरीबन सारे के सारे इन 2 उद्योगपतियों को बेच डाले। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, देश के सारे हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ इन्हीं लोगों को दे दिया। पूरे देश की संपत्ति इन बड़े अमीरों को दी है। जो किसान कानून थे वो भी उन्हीं के लिए बने। पूरे देश के गन्ना किसानों का बकाया जानते कितना है? 14,000 करोड़। ठीक है, अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने एक अपने लिए हवाई जहाज खरीदा, एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी घूमते हैं और मैं नहीं घूमता, 8,000 करोड़ का एक। फिर एक और खरीदा, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज में घूमते हैं वो, और 14,000 करोड़ का जो गन्ना का बकाया वो आज तक उन्होंने नहीं दिलवाया। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लोन माफ हो गए। किसान कर्ज में डूब रहा है, आप उनके लोन माफ नहीं कर रहे, उनका कर्ज माफ नहीं कर रहे। बिजली की बिल बढ़ी जा रही है, आप तो जानते ही हैं, बिजली आप चलाएं न चलाएं बिल तो आएगा जरूर। कोरोना में, लॉकडाउन में, जब दुकानदारों की कोई बिक्री नहीं हो रही थी, कोई खरीदने नहीं आ रहा था, सब बंद था, बेचारे बिल भर रहे थे। कोई राहत मिली? कोई राहत नहीं मिली। तो अब ये है आपकी परिस्थिति, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, आप जी रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं, और रोज समस्या पे समस्या आपके सर पर लादी जाती है। ऊपर से क्या होता है, सारे नेता आते हैं भाजपा के, बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, बड़े बड़े विज्ञापनों में मोदी जी ने उस दिन कहा, कुछ दिनों पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने हजारों लखपति बनाए हैं। मैं तो पूरा उत्तर प्रदेश घुमाई, लखपति ढूंढ ढूंढ के थक गई, कोई लखपति नहीं दिखा मुझे, तो बेरोजगार ही दिखे, नौजवान दिखे, जहां जहां गई सब बेरोजगार। अब ये कह रहे हैं लखपति बनाए हैं, ये कह रहे हैं हमने किसानों के लिए भगवान जाने क्या किया, यहाँ किसान अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है। अच्छा, विज्ञापनों पे उन्हें अच्छा खासा खर्चा है,
हजारों करोड़ रुपए, ये जो बड़े वाले विज्ञापन देखते हैं ना आप सड़कों पे, ये लाखों रुपए के होते हैं। तो खर्चा इतना हो रहा है मीडिया पर, विज्ञापनों पर, अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए, लेकिन जो गरीब है इस देश का, जो गरीब है यूपी का, उसके लिए कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है कि जो सरकार चल रही है आज आपके प्रदेश में, वो सिर्फ अमीरों की सरकार है। आपके पास सत्ता है तो आप किसानों को, 6 किसानों को कुचल डालें अपनी जीभ के नीचे। एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा जब तक दूसरी पार्टी आंदोलन नहीं करे। जब किसानों को कुचला गया लखीमपुर खेरी में, इस सरकार ने कुचलने वाले को बचाया। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, पुलिस गायब थी। जब मैं जाना चाह रही थी उन परिवारों से मिलने, जब दूसरे विपक्ष के नेता जाना चाह रहे थे, तब इतनी पुलिस लगा दी कि मालूम पता नहीं क्या होने वाला है, कौन कोई डाका डालने वाला है। सब जगह पुलिस ही पुलिस रोकने के लिए। लेकिन जब अत्याचार हो रहा है तो पुलिस नहीं, पुलिस उनको मदद कर रही है, अपराधियों को। आज वो रिहा हो गया, वो लड़का मंत्री का बेटा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी जो बहुत अपनी नैतिकता दिखाते हैं, वो तो उनके साथ मंच पे खड़े हैं। उनकी जमानत करवाई है, उन्हें रिहा करवाया है। तो ये परिस्थितियां आपके सामने, ये परिस्थितियां आप जी रहे हैं। अब अगर आपको बदलाव लाना है तो कैसे करोगे? अगर ये राजनीति चलती रही आपके प्रदेश में, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई विकास नहीं होने वाला। क्योंकि हर 5 साल नेता आएगा आपके सामने, वो जानता है कि वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर आपके जज्बातों को उभारेगा। जानता है, सब अच्छी तरह जानते हैं। और जिस नेता को ये मालूम है कि 5 साल बाद आपके सामने आकर धर्म की बात करके वोट ले लेगा, तो वो काम क्यों करेगा जी? तो आपको आपके लिए काम करना चाहिए, जो सड़कें बनानी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, सेहत की सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, रोजगार बनने चाहिए, छोटे दुकानदारों को मजबूत करना चाहिए, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें रोजगार बनाने चाहिए। ये सब काम क्यों करेंगे? उनको तो मालूम है 5 साल में आएंगे, बोलेंगे आपके धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको असुरक्षित महसूस करा देंगे और वोट मिल जाए। तो काम कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर नेता ये जान जाए कि बगैर काम किए फिर से वो किसी और मुद्दे पर वो आगे आकर वोट ले सकता है, तो कभी काम नहीं करेगा। आपको अनुभव है, यहाँ इंदिरा जी सांसद थी, मेरी माता जी सांसद थी, उनके समय में बहुत काम हुआ। जो जो प्रोजेक्ट उन्होंने खोलने की कोशिश की, जैसे सरकार जा रही थी, भाजपा सरकार ने सारे रोक दिए। एम्स का अस्पताल बन रहा था, सबसे पहले तो वही रोका उन्होंने। और फिर कोरोना का संकट आया, आपने देखा क्या हुआ, कितने लोग बीमार पड़े। तो ये लोग अपनी राजनीति इसलिए बनाते हैं ताकि किसी भी हालत में सत्ता में रहे, बस यही मकसद है। कुछ भी करे, पैसा फेंके, उद्योगपतियों को अब मजबूत करे, गरीबों को नकार दे, लेकिन किसी भी हालत में सत्ता में रहना है, बस यही उनका मकसद है। तो आपका मकसद होना चाहिए कि जो भी नेता हो, मैं अपने बारे में भी कह रही हूँ, मेरे बारे में भी, पंजाबी सिंह जी के बारे में भी, आपने एक बार जिताया ना, अगर काम करके नहीं दिखाया तो दूसरी बार मत जिताओ। जो आपके आज विधायक हैं, हमारे ही प्रत्याशी थे, ठीक है, बगावत कर गए, विश्वासघात कर गए, ठीक है, काम नहीं किया उन्होंने, काम नहीं किया, उनको सबक सिखाओ, उनको समझाओ कि उनका धर्म, सबसे बड़ा धर्म नेता का क्या होता है? सेवा होता है। सारे धर्म यही कहते हैं, हिंदू धर्म कहता है, मुसलमान धर्म कहता है, बौद्ध धर्म कहता है, सिख धर्म कहता है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो नहीं कहता कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। और नेताओं का तो उससे भी बड़ा। तो इन नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को ये आप याद दिलाइए। कैसे याद दिलाएंगे? अपने वोट द्वारा। ये वोट मुफ्त में मत दो। जो पायल दे रहा है आपको वोट खरीदने के लिए, उसको मत दो, खुद पहन ले।
अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। कैसे? आप मांगो, सरकार से मांगो, नेता से मांगो, जवाबदेही मांगो। क्या करने जा रहे हैं? जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, हमने ये सब बड़ी बातें कर दी, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये हम जो हम करना चाहते हैं आपके लिए, और कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा 20 लाख रोजगार देंगे, मोदी जी ने भी कहा था 5 साल पहले 25 लाख रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, बोला था ना। कुछ नहीं किया। किसी ने आपको बताया कि 20 लाख रोजगार भाई कहां से आने वाले हैं? किसी ने नहीं बताया। हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी 20 लाख रोजगार कहां से आएंगे? 12 लाख खाली पद सरकार में पड़े हुए हैं। तमाम नौजवानों ने प्रतीक्षाएं दी हैं और तमाम नौजवान बेरोजगार। सबसे पहले हम वो 12 लाख रोजगार जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भर के देंगे। 8 लाख रोजगार जो है और वो हम बनवाएंगे। कैसे? जैसे जहां जहां आपका हुनर है, जैसे मुरादाबाद में पीतल का हुनर है, कानपुर में लेदर का हुनर है, कहीं और कोई और हुनर है, पहले से है, उसको हम मजबूत बनाएंगे। वहाँ की सड़कें, सुविधाएं, ताकि वहाँ से जो बनता है आसानी से दूसरी जगहों में पहुँच पाए। वहाँ पे आपकी जितनी भी सुविधाएं आपको चाहिए वो मिलेंगी। वहाँ के नौजवानों को अगर छोटा रोजगार अपना शुरू करना है, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, छोटी सी दुकान शुरू करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, उनको हम 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे देंगे। 1% ब्याज पे, क्योंकि साधन होना चाहिए अगर बिजनेस शुरू करना है। इसी तरह से जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं जितनी भी सरकारी रोजगार है उसमें से 40% महिलाओं को मिलेंगे पहले के आरक्षण के तहत। फिर हम कह रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए जहाँ जहाँ ब्लॉक के अस्पताल है वहाँ पे एक कमरा होगा जहाँ पे एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए आपके लिए, ताकि जब आपकी सेहत की कोई समस्या हो तो आपको एक महिला मिले जो आपकी मदद कर पाए। आपकी शिक्षा के लिए हम चाहते हैं हर जिले में महिलाओं की शिक्षा के संस्थान बने, केंद्रीय विद्यालय की तरह। सुरक्षा के लिए 25% पुलिस में जो भर्तियां हैं वो महिला होंगी, और आपको महिला पुलिस स्टेशन में भी मिलेगी अगर आप पर अत्याचार हो। अच्छा, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ और मैंने देखा कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे FIR दर्ज नहीं हो रहा है। वहाँ पे पुलिस और प्रशासन अपराधी की मदद कर रही है और महिला पे उल्टा और भी आरोप डाल रही है कि इसकी गलती थी, इसने ऐसा किया वैसा किया। तो ये कम करने के लिए, इसे बंद करने के लिए भी योजना है हमारी कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज नहीं हुआ, हम कानून लाएंगे कि पुलिस का जो अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन होगा। ये लोग एक गैस सिलेंडर दिया ना इन्होंने मुफ्त, और इन्होंने सोचा कि सारी जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति खत्म। महिला को सशक्त नहीं करना चाहते, आपको पैरों पे खड़ा नहीं करना चाहते, आपको रोजगार नहीं देना चाहते, आपको पेंशन नहीं देना चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि एक गैस सिलेंडर दे दिया, महिला खुश हो जाएगी, उसका वोट मिलेगा। ये ऐसा नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं 3 ले लो मुफ्त, हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे देंगे। हर छात्रा को हम मोबाइल फोन देंगे जो 18 साल से ऊपर है, और स्कूटी मिलेगी जो स्कूल से आगे पढ़ना चाहेंगे, मुफ्त मिलेगा। हम ये सब कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि हम रोजगार बनाएंगे, आपको सशक्त बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप एक बोरे राशन पर निर्भर रहें। ये सरकार चाहती है, ये चाहती है कि आपको एक बोरा राशन दे दे, आपको बोल दे कि खाता खोल दो, 1000-2000 रुपए हम भेज देंगे कुछ 6-7 महीनों में, और एक गैस सिलेंडर ले लो मुफ्त और काम खत्म। ये सोचते हैं। हम सोचते हैं जो मुफ्त लेना है ले लो, अच्छी बात है, राशन भी ले लो, सिलेंडर भी 3 ले लो, सब ले लो, लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर हो, अपना भविष्य बनाओ। क्योंकि पूरा जीवन आप निर्भर नहीं हो सकते कि सरकार से एक बोरा मिलेगा। आप चाहते हैं आपके बच्चे बड़े हो, रोजगार मिले, भविष्य बनाए, मजबूत हो, घर कमा के लाए, अपने परिवार को सशक्त करें, यही चाहते हैं सब। तो सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए। नीयत बहुत ज्यादा जरूरी है, नेताओं की और सरकार की। तो आप सोचिए और समझ लीजिए किसकी नीयत ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो भी मुफ्त है ये है वो
ठीक है, अपनी जगह हम भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम रोजगार बनाएंगे, हम शिक्षा के संस्थान बनाएंगे, हम आपकी सेहत की सुविधाएं मजबूत करेंगे, आपकी सड़कें बनाएंगे, पानी दिलवाएंगे, बिजली के बिल हम हाफ करेंगे, किसानों के कर्जे सारे हम माफ करेंगे, ये हम कह रहे हैं। और जिन दुकानदारों, छोटे बिजनेसों में ने कोरोना के समय बिजली बिल भरी और बिजली का बकाया है, उसको हम पूरी तरह से साफ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये कह रहे हैं कि राजनीति को विकास पर आधारित करना पड़ेगा। राजनीति जब हो तो आपके मुद्दों को उठाकर हो, आपके मुद्दों की बात हो, फिजूल के मुद्दे नहीं। कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है, कोई कह रहा है हम चर्बी निकालेंगे, कोई कह रहा है हम गर्मी निकालेंगे, हम कह रहे हैं हम भर्ती निकालेंगे। हमें किसी की गर्मी भी नहीं चाहिए, किसी की चर्बी भी नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं हम भर्ती निकालेंगे, रोजगार दिलवाएंगे और विकास कराएंगे, और इसके आधार पर अपना वोट। सीधी सी बात है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जो भी नेता किसी भी पार्टी का है, आप उससे पहले ये बात पूछो करना क्या है हमारे लिए, नहीं करना तो रास्ता ना, ठीक है? तो यही बातें करनी थी, आपने बहुत ध्यान से सुनी। ये पंजाबी सिंह जी हैं, आपके लिए दिन रात काम करेंगे। मैं हूं इनके साथ, आपके हर संघर्ष में शामिल हूं। अब तो मैं यहाँ लखनऊ में पास में रहती भी हूँ, हर समय थोड़ा थोड़ा दिल्ली जाती हूँ, लेकिन ज्यादातर यहीं रहती हूँ, पास में ही हूँ। हमेशा हमने आपके लिए काम किया है और करते रहेंगे। हमारे हाथ मजबूत अगर करेंगे तो आप अपना ही भविष्य मजबूत कर दें। आप अपने ही विधानसभा में, अपने ही क्षेत्र में आप अपने भविष्य को मजबूत करेंगे। कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ से बाहर जाकर रोजगार ढूंढने।